नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक समाचारों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। समाज के हर वर्ग ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम होने का किया स्वागत। विशेषकर महिलाओं में खुशी की लहर। कैबिनेट ने गैस सिलेंडर के दाम में कल 200 रुपए की कटौती की थी घोषणा। गुजरात सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण देने का किया ऐलान। झावेरी आयोग की रिपोर्ट पर दी ओबीसी आरक्षण को मंजूरी। आरक्षण को मंजूरी फैसले से स्थानीय चुनाव का रास्ता हुआ साफ। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए मिली एक और सफलता। प्रज्ञान रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का लगाया पता। मौके पर हाइड्रोजन की खोज जारी। अमेरिका के फ्लोरिडा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है इडालिया तूफान। 100 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ टाइप 2 के तूफान में तब्दील हुआ इडालिया। तटीय इलाकों को कराया जा रहा है खाली। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से होगा शुरू। पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा पहला मुकाबला। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने रक्षाबंधन की देशवासियों को दी बधाई। और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने की घोषणा की है। ये फैसला कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल की बैठक में लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ये कटौती उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त है। अब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। देश में घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की संख्या 31 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी परिवार शामिल हैं। इस कटौती का लाभ सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को मिलेगा। दिल्ली में अब रसोई गैस की कीमत 1103 रुपए से कम होकर 903 रुपए हो गई है, तो वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए दिल्ली में एलपीजी की कीमत 703 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट के इस फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए। पीएम ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलत बढ़ेगी और उनका जीवन और ज्यादा आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। समाज के सभी वर्गों ने सरकार के इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। महिलाओं ने रक्षाबंधन के त्योहार से पहले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती के सरकार के निर्णय को एक बड़ी राहत बताया है। लोगों का मानना है कि इस फैसले से आम जनता, विशेषकर गरीब लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। इससे महिलाओं और गरीब परिवारों का जीवन आसान होगा। महिलाओं ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार की भी प्रशंसा की है। सरकार के इस निर्णय से देश भर में करीब 33 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाते हुए गुजरात में भाजपा सरकार ने स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एवं भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने इसका ऐलान किया। इससे झावेरी आयोग ने ओबीसी के लिए स्थानीय चुनाव में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। राज्य की 8 महानगर पालिका
33 जिला पंचायत, 154 नगर पालिका, तहसील, पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव में यह आरक्षण लागू होगा। अभी तक राज्य में ओबीसी को 10% आरक्षण मिल रहा था। पाटिल ने बताया कि अनुसूचित जाति का 7 एवं अनुसूचित जनजाति का 14% आरक्षण यथावत रहेगा। ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण अलग से दिया गया है। राज्य में अब स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण बढ़कर 48% हो जाएगा। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा की 182 में से भाजपा ने 2022 में 156 सीट पर जीत दर्ज की थी। इनमें 50 विधायक ओबीसी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक ली। पार्टी महासचिवों की नियुक्ति के बाद कल शाम पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के साथ भी बैठक की। पिछले महीने भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया था। नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की चल रही तैयारियों की भी समीक्षा की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के पेलोड लेजर LIBS ने कई अहम जानकारियों का पता लगाया है। इसमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी की जानकारी मिली है। चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। इसरो ने बताया है कि LIBS नामक ये पेलोड बेंगलुरु स्थित इसरो की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के तापमान को मापा गया था। चंद्रयान 3 के तहत भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में मौसम के साफ रहने और धूप के खिलने का अनुमान है। 1 सितंबर से पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हो सकती है। प्रदेश में अभी भी एक NH सहित 281 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास हो रहे हैं। प्रदेश में अब तक नुकसान का आकलन 8,642.83 करोड़ पहुंच गया है। अभी तक 381 लोगों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है, जिसमें से 144 लोगों की मौत भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने के कारण हुई है। मॉनसून के दौरान 2,466 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 10,648 मकानों को नुकसान हुआ है। 312 दुकानों के साथ 5,517 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में अब तक हुए नुकसान में लोक निर्माण विभाग को 2,927.01 करोड़, जल शक्ति विभाग को 2,115.20 करोड़, बिजली बोर्ड को 1,739.41 करोड़ का नुकसान हुआ है। और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से 21 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।
कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र स्थित सहित जो कई नदियां हैं खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दिरांग और माजुली जिलों सहित कई स्थान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लगभग 700 लोग चिरांग, डिब्रूगढ़ और तामुलपुर में अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य में 25,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर इडालिया तूफान तेजी से बढ़ रहा है। ये तूफान फ्लोरिडा तट के नजदीक पहुंच रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार तूफान इडालिया 100 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ श्रेणी 2 के तूफान में तब्दील हो गया है। अधिकारियों ने तट के करीब रहने वाले लोगों से तेज हवाओं और बाढ़ के दोहरे खतरे से बचने के लिए जरूरी सामान लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने की गुजारिश की है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने 46 फ्लोरिडा काउंटियों के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। लगभग 5,500 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया गया है और हजारों बिजली कर्मचारी तूफान गुजरने के बाद शीघ्र बिजली बहाल करने में मदद करने के लिए खड़े हैं। सीडर की द्वीप पर रहने वाले लोगों को अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इडालिया चक्रवाती तूफान की लहरें 15 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। तकरीबन 900 परिवारों को तूफान से बचने के लिए अपने घरों को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। और अब बात करेंगे खेलों की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत आज से होने जा रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा। ये मैच पाकिस्तान की मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की सह मेजबानी में 17 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीम शामिल है। इन टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले जाएंगे, जिनमें से 4 मैच पाकिस्तान में जबकि 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ये मैच श्रीलंका के कैंडी में होगा। गौरतलब है कि इस बार ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। और देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। ये एक ऐसा पर्व है जो केवल भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है और इसलिए ये पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व भी रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्रों और बच्चों से मुलाकात करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि प्यार, स्नेह और विश्वास का ये त्योहार समाज में सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करेगा और महिलाओं के सम्मान में वृद्धि करेगा। उपराष्ट्रपति ने भी रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का उत्सव प्यार के उस खूबसूरत बंधन का प्रतीक है जो भाइयों और बहनों को बांधता है और उन्हें आपसी विश्वास और अटूट प्रतिबद्धता में एक साथ रखता है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।